इस लड़के का नाम कार्ल है। वो अपने माता पिता के साथ एक दूर के गांव में रहता है। वहाँ उसके पिता मक्के की खेती करते थे। वो अपने पिता को हर दिन कड़ी मेहनत करते देखता था। उसे अपने पिता पर तरस आता था और वो उनकी मदद करने की पहल करता था। पहले तो उसके पिता ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि कार्ल को दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई और खेलने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब वो जिद करता रहा तो उसके पिता ने आखिरकार उसकी मदद करने की इजाजत दे दी। कुछ साल बाद जब कार्ल बड़ा हो गया तो बगीचे में काम करते हुए अचानक उसकी माँ उसे तैयार होने के लिए कहने आई। पता चला कि आज कार्ल का यूनाइटेड स्टेट्स नेवल मिलिट्री ट्रेनिंग सिलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जाने का दिन है। उनके अलग होने के समय उसके पिता ने उससे वादा करने के लिए कहा कि वो फिर कभी गांव वापस नहीं आएगा। दुख की बात है, हालांकि उसके पिता को फिर भी वे शब्द कहने पड़े क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा काम पर ध्यान दे और शहर में एक सफल इंसान बने बिना अपने परिवार के बारे में सोचे। लेकिन जब वो मिलिट्री बेस पहुंचा तो कार्ल सिर्फ एक कुक बन गया। उस समय अमेरिकन मिलिट्री ने काले लोगों को मिलिट्री में शामिल होने की इजाजत नहीं दी थी। उन्हें अब भी लगता है कि काले लोग गुलाम हैं, जिन्हें अगले दिन गोरे लोगों के पैरों तले काम करना पड़ता है। कार्ल और उसके दोस्तों ने अपनी क्लास में एक गोरे स्टूडेंट को तैरते हुए देखा। उसके दोस्त ने बताया कि गोरे और काले लोगों के तैरने का शेड्यूल अलग अलग होता है। इसके बारे में सुना तो उसे हैरानी हुई कि इसमें फर्क क्यों करना पड़ता है, जबकि वे दोनों इंसान हैं। फिर 1 मिनट 16 सेकंड जब कार्ल आया तो उसने लापरवाही से तैरने की कोशिश की। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने तुरंत उसकी बेइज्जती की, यहाँ तक कि जहाज के कैप्टन ने भी अपने असिस्टेंट को हीलियम निकालने का ऑर्डर दिया। इस घटना की वजह से उसे पनिशमेंट रूम में बंद कर दिया गया। जब जहाज का कैप्टन आया तो उसने कहा कि वो कार्ल की तैरने की स्पीड से बहुत इम्प्रेस हुआ। फिर कैप्टन ने उसे रेस्क्यू टीम में डाल दिया। ये सुनकर कार्ल बहुत खुश हुआ। फिर उसने तुरंत अपने माता पिता को बताने के लिए एक लेटर लिखा। अगले दिन उसने समुद्र के बीच में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होते देखा। जहाज का कैप्टन घबरा गया। उसने तुरंत एक डाइवर को हेलीकॉप्टर पायलट को बचाने का ऑर्डर दिया। लंबे इंतजार के बाद डाइवर आखिरकार बाहर निकल आया। डाइवर का नाम चीफ संडे है। वो नेवी में मास्टर चीफ रैंक वाले डाइवर में से एक है। दुर्भाग्य से मास्टर चीफ सबसे ऊंची डाइविंग टीम है। हालांकि पायलट सक्सेसफुली निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिर एक दूसरा डाइवर कोपायलट को बचाने के लिए नीचे उतरा, जो अभी भी समुद्र में था। यहाँ एक डाइवर सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकता है, क्योंकि उस साल डाइवर के कपड़ों का वजन 200 किलोग्राम से ज्यादा था। दूसरे डाइवर के नीचे जाने का समय आ गया था। सेफ्टी रस्सी टूट गई, जिससे डाइवर तुरंत समुद्र की गहराई में गिर गया। चीफ संडे फिर बिना वेट सूट पहने उसे बचाने के लिए बेताब होकर कूद पड़े। आखिर में वे दोनों बच गए। इस घटना की वजह से उसके फेफड़े बुरी तरह घायल हो गए थे और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह ठीक होने तक दोबारा डाइव करने से भी मना कर दिया था। डॉक्टर का फैसला सुनकर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने वहाँ हंगामा किया। अगले दिन उससे कल के हंगामे का हिसाब मांगा गया। ट्रायल में कार्ल समेत पूरी मिलिट्री नेवी मौजूद थी। फिर कैप्टन ने उसे डाइव टीम को कोच करने के लिए डिमोट करने का फैसला किया। जब ट्रायल खत्म हुआ तो कार्ल कैप्टन के पास गया और हेडक्वार्टर में डाइविंग ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी। उसने कहा कि वो हैरान था। कल चीफ संडे का रेस्क्यू देखा और अब उसने चीफ संडे की तरह एक सेवियर बनने का पक्का इरादा कर लिया है। उसका पक्का इरादा देखकर कैप्टन का दिल पिघल गया और उसने उसे स्विमिंग डिवीजन से डाइविंग डिवीजन में बदलने की इजाजत दे दी। अगले दिन वो ट्रेनिंग कैंप पहुंचा। जब गार्ड को ड्यूटी लेटर दे रहा था, गार्ड कंफ्यूज लग रहे थे, क्योंकि अब तक किसी भी ब्लैक इंसान को मरीन बेस में अंदर आने की इजाजत नहीं थी। चीफ संडे के बाहर आने में ज्यादा देर नहीं लगी। पता चला कि वो डाइव कैंप में कोच होगा। कार्ल ने फिर वहाँ आने का मकसद बताया, लेकिन चीफ संडे ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो ब्लैक आदमी डाइवर बनने के लायक नहीं है। ब्लैक लोग सिर्फ कुक बनने के लायक है। अपनी बेइज्जती सुनकर कार्ल चुप और सब्र से काम ले सका। चीफ संडे के जाने के बाद वो शाम तक गेट पर इंतजार करता रहा। जब चीफ संडे वापस आया तो वो कार्ल को अभी भी गेट के बाहर देखकर तंग आ गया था। फिर उसने उसे उसके गांव वापस भेज दिया, लेकिन कार्ल ने मना कर दिया और कहा कि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो निश्चित रूप से नेवी का मेंबर बनेगा। उसका पक्का इरादा देकर उसने आखिरकार उसे कैंप में अंदर आने दिया। स्नो हिल नाम के एक स्टूडेंट ने उनसे संपर्क किया। वो अकेला गोरा इंसान था जो स्किन कलर की परवाह किए बिना कार्ल को हेलो कहने को तैयार था। फिर उसने बताया कि कैंप को मिस्टर पैपी स्नो हिल नाम का एक पुराना मरीन लीड कर रहा था। फिर उसे उसके डॉर्म रूम तक ले गया। वहाँ एक नया गोरा स्टूडेंट देखा गया जिसने कार्ल के आने को स्वीकार नहीं किया। जब चीफ संडे आए तो उन्होंने वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स को समझाया कि कार्ल अब कैंप में स्टूडेंट ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है। कोच की बातें सुनकर बाकी स्टूडेंट्स एक एक करके डॉर्मेट्री से चले गए और कहा कि बाहर निकलना बेहतर है। नेवी के लोगों ने कहा कि रात में जब तक स्नो हिल के साथ सिर्फ कार्ल न बचे तब तक काले लोगों के साथ एक ही कमरे में सोना बेहतर है। वो कार्ल को उठने के लिए मजबूर करता है और उसे घसीट कर
कर बाहर ले जाता है। उसने कार्ल को पानी भी पिलाया और कहा कि अब से कार्ल को अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। वो आलसी होने के लायक नहीं है क्योंकि चीफ संडे काले लोगों को स्वीकार करता है। उसका नाम अब खराब हो गया है। कार्ल वहाँ सिर्फ कोच के टॉर्चर से बच सकता है। अगले दिन कार्ल की पहली ट्रेनिंग शुरू होती है। चीफ संडे ने बताया कि इस पहली एक्सरसाइज में बहुत से लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि स्विमिंग और डाइविंग दो अलग अलग चीजें हैं। जो स्नो हिल जानता है वो अपने होम टाउन का सबसे अच्छा तैराक है। फिर वो स्नो हिल डाइविंग स्किल्स को टेस्ट करता है, आगे बढ़ता है। डाइविंग न कर पाने की वजह से उसने तुरंत स्नो हिल को ट्रेनिंग से निकाल दिया। एक एक दिन पास होने के बाद कार्ल दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग लेता रहा जब तक कि रिटन एग्जाम नहीं आ गया। उसे खराब ग्रेड मिले। ऑफिसर बताएगा कि अगर अगले टेस्ट में फिर से खराब स्कोर आया तो उसे सेमेस्टर ब्रेक के दौरान ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा। उसने पढ़ाई करने के लिए सिटी लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। वहाँ उसकी मुलाकात जो नाम के एक लाइब्रेरियन से हुई। वो नर्सिंग में मेजर कर रहा एक स्टूडेंट है, लेकिन जब कार्ल ने जो उसे पढ़ाई के लिए गाइड करने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि नेवी के बारे में लेसन बहुत मुश्किल था और कार्ल को समझने में महीनों लग गए। कार्ल की लगन देकर उसने आखिरकार उसकी पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया और आखिरकार कार्ल दोपहर में अच्छे ग्रेड लाने में कामयाब रहा। चीफ संडे डाइविंग सिखाने के लिए वापस आ गया। फिर उसने रोरके और अशर नाम के दो नए ट्रेनी को डूबे हुए जहाज को वेल्ड करने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब अशर फिर से वेल्डिंग कर रहा था तो अचानक जहाज हिल गया जब तक कि वो लगभग एक खाई में गिर नहीं गया। घबराहट के बीच अशर का एयर होज ऊपर से फंस गया। सभी ने रूख और अशर की मदद के लिए चीखें सुनी। कार्ल ने फिर उन दोनों को बचाने के लिए अपनी मर्जी से आगे आया क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चीफ संडे ने फिर उन्हें हवा खत्म होने से पहले दोनों को बचाने के लिए 5 मिनट दिए। 5 मिनट जब वो उन्हें बचा रहा था तो एक डरा हुआ रूख कार्ल से दूर भाग गया। वो गुस्सा हो गया, लेकिन उसने अशर की मदद करने के अपने मिशन पर ध्यान दिया और उसके बाद चीफ संडे ने नेवी कमांडर से अवार्ड पढ़ा, लेकिन अवार्ड रूक को मिला। भले ही कार्ल ने अपने साथियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, कमांडर ने फिर भी उसकी सर्विस को सिर्फ इसलिए मानने से मना कर दिया क्योंकि वो ब्लैक था। दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने कार्ल का सब्र देखा उन्हें हमदर्दी हुई और धीरे धीरे वे उससे दोस्ती करना चाहते थे। अगले दिन उसने गांव में अपने परिवार को फोन किया। फोन पर उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके पिता की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके पिता ने जानबूझकर उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया ताकि कार्ल अपने पिता की हालत की चिंता किए बिना पढ़ाई और अपने गोल पूरे करने पर ध्यान दे सके, जो बहुत बीमार थे। फिर उसने जो से इंतजार करते समय उसके साथ आने को कहा। कार्ल के पास एक औरत आई। पता चला कि वो चीफ संडे की पत्नी थी। उसने कार्ल को रोते हुए देखा। चीफ की पत्नी ने फिर कहा कि उन दोनों का एक ही हाल था। अभी वह भी अपनी शादी के दिन की वजह से दुखी है। चीफ संडे ने अपने पार्टनर के साथ पार्टी करने का फैसला किया। फिर वो कार्ल को बार में चलने के लिए बुलाती है जहाँ उसका पति पार्टी कर रहा होता है। जब वे बार पहुँचते हैं तो अचानक नेवी के सभी मेंबर्स ने कार्ल को देखा और चीफ संडे को इसकी खबर दी। चीफ फिर तुरंत कार्ल को डांटा और कहा कि काले लोग वहाँ रहने के लायक नहीं हैं। बेइज्जती सुनकर वो गुस्सा हो गया और पहली बार उसने इमोशनल होकर अपने कोच के खिलाफ जाने की हिम्मत की। उसने कहा कि उसका कोच जलता है क्योंकि वह उससे बेहतर था। जब जो बार में था तो वो हंगामे से कंफ्यूज हो गई थी। चीफ संडे ने फिर कार्ल को सांस रोक देने वाली पानी के नीचे की रेस के लिए चैलेंज किया। अगर कार्ल हार गया तो चीफ उसे ट्रेनिंग कैंप से निकाल देंगे, लेकिन अगर कार्ल जीत गया तो वो स्नो हिल को वापस कैंप में आने देगा। कार्ल, जो अपने कोच की बेइज्जती से बहुत तंग आ चुका था, ने तुरंत चैलेंज स्वीकार करने का फैसला किया। कार्ल आखिरकार जीत गया और मैच खत्म किया। कार्ल कंफ्यूज था कि जो कहीं नहीं मिल रहा है। उसने तुरंत उसका पीछा किया और फिर पूछा कि जो क्यों चला गया। उसने बताया कि वो वहाँ बाय कहने आई थी क्योंकि उसे शहर के बाहर एक जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था और वो कल जा रही थी। ये सुनकर वो हैरान रह गया। फिर उसने बिना सोचे समझे जो को प्रपोज करने की हिम्मत की। उसने वादा किया कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो अगले दिन उससे मिलने जरूर जाएगा। मिस्टर पैपी, रविवार को चीफ को बुलाया गया। उन्होंने चीफ से कहा कि कार्ल को कल के एग्जाम में पास न करें, चाहे मिस्टर पैपी कैंप से कोई भी ब्लैक ग्रेजुएट न हो। भले ही वे दोनों कार्ल को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चीफ को मिस्टर पैपी के अपने फायदे के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का तरीका पसंद नहीं था। कल की घटना के बाद से उन्हें एहसास हुआ कि कार्ल उनसे कहीं बेहतर है, लेकिन फिर भी वे अपने सीनियर्स के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने कार्ल को ऑर्डर दिया। वहाँ वे दोनों बहस करते हैं क्योंकि कार्ल अभी भी एक जाम देना चाहता है। इमोशनल चीफ ने तुरंत रेडियो पटक दिया जो कार्ल के पिता ने उन्हें दिया था। ये देकर कि उनके पिता की बची हुई एकमात्र चीज खराब हो गई थी। कार्ल अगले दिन बहुत दुखी हुआ जब सभी पार्टिसिपेंट्स तैयार हो रहे थे। अचानक कार्ल आया। फिर उसने अपने कोच को कॉन्फिडेंस से देखा। देखो, चीफ के पास आखिरकार कोई ऑप्शन नहीं था और उसने उसे एग्जाम देने की इजाजत दे दी। सभी पार्टिसिपेंट्स के तैयार होने के बाद
बाद एग्जाम ऊपर से शुरू हुआ। कई लोगों ने टेस्ट किट वाले बैग को पानी में डाल दिया, लेकिन जब कार्ल की बारी आई तो मिस्टर पैपी के ऑर्डर पर बैग फाड़ दिया गया। पानी में उसे कुछ नहीं पता था, वो अभी भी इक्विपमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कई घंटे बीत गए, पार्टिसिपेंट्स ने एक एक करके एग्जाम सफलतापूर्वक पूरा किया, जब तक कि पानी में सिर्फ कार्ल नहीं रह गया। मिस्टर पैपी जो एग्जाम मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने चीफ से कहा कि कार्ल को तब तक पानी में रहने दे जब तक उसकी सांस न फूल जाए। वहाँ उसे एक कंफ्यूजन महसूस हुआ। वो मिस्टर पैपी के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि जब जो काम पर होगा तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसे कार्ल के बारे में बुरा लग रहा था। फिर वो देर रात तक एग्जाम वेन्यू की ओर भागी। कार्ल अभी भी समुद्र के नीचे था। चीफ और दूसरे एग्जामिनेंट्स परेशान होने लगे थे। मिस्टर पैपी दूर से फोन पर चिल्लाते रहे कि चीफ मदद न करे। कार्ल चिंता में था। उसने आखिरकार बॉस के ऑर्डर के खिलाफ जाने का फैसला किया और तुरंत दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कार्ल को पानी के ऊपर उठाने का ऑर्डर दिया। लेकिन जब उन्होंने खींचने की कोशिश की तो कार्ल अचानक पानी के ऊपर आ गया और वो एकदम सही निकला। अगले दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्नो हिल उसे अच्छी और बुरी खबर बताने के लिए कैंप आया। अच्छी खबर ये है कि नेवी ने उसे फिर से डाइविंग ट्रेनिंग लेने की इजाजत दे दी है, और बुरी खबर ये है कि चीफ संडे को मिस्टर पैपी के ऑर्डर न मानने और कार्ल को वहाँ भेजने के लिए निकाल दिया गया है। वो बस चुप रह सकता था। फिर उसने अपना सामान बिस्तर पर पैक किया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पिता का रेडियो सही सलामत वापस आ गया था। उसे पता चला कि चीफ संडे ने कुछ साल बाद उसे ठीक कर दिया था। कार्ल अब नेवी में एक सीनियर डाइवर है। उसकी शादी भी जो से हुई है और उसका एक बेटा है। अभी वो यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास का सबसे बड़ा मिशन कर रहा है, यानी समुद्र तल पर डूबे एक न्यूक्लियर बम को ढूंढना। कमांडर ने उसे बताया कि जब बम फटा था तो धमाके की ताकत पूरे इलाके को पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। पहले तो कमांडर को शक हुआ कि कार्ल अकेले मिशन पूरा कर सकता है, लेकिन उसने फिर सबको साबित कर दिया कि वो कामयाब रहा। कार्ल की कामयाबी का पूरे अमेरिका में लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। कार्ल जिसे पहले बुरा माना जाता था सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैक था, अब वो हीरो है। कमांडर ने फिर दूसरे मेंबर्स को बम को सतह पर उठाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब बम उठाया गया, जब कार्ल उठा तो वो हैरान था कि वो हॉस्पिटल में क्यों है। जो ने फिर उसे बताया कि ये कल की घटना का नतीजा था। उसका पैर लगभग कट गया था और उसे चलने में नाकाम रहने की सजा दी गई थी। ये सुनकर वो फिर से नॉर्मली चौंक गया। उसे अपने पिता पर शर्म आई कि वे उसे गर्व महसूस नहीं करा पाए। दूसरी तरफ चीफ संडे को गंभीर डिप्रेशन की वजह से एक मेंटल हॉस्पिटल में देखा गया। उसका डाइविंग लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अगले दिन जब वो अकेला बैठा था तो एक नर्स ने उसे एक अखबार दिया। उसने अखबार में कार्ल के एक्सीडेंट की खबर देखी। कल एक पूर्व टीचर होने के नाते उसे हॉस्पिटल में कार्ल से मिलने जाना पड़ा। कमांडर और उनके असिस्टेंट कार्ल से मिलने आए। थोड़ी देर बाद नेवल कैप्टन हैंक्स भी वहाँ आ गए। कार्ल ने इजाजत देने की भीख मांगी। ठीक होने पर वो काम पर लौट आया, लेकिन उसकी अभी की हालत देखकर कैप्टन हैंक्स ने बिना मन के कहा कि वो फिर कभी डाइव नहीं कर पाएगा। कैप्टन हैंक्स की बातें सुनकर उसने मुझे एक अखबार की कहानी दिखाई जिसमें एक गर्वित एयरफोर्स पायलट था जिसका सिर्फ एक पैर था। उसने कैप्टन हैंक्स से कहा कि उसे कुछ हफ्ते का समय दे ताकि वो साबित कर सके कि वो भी पायलट की ड्यूटी करने और नेवी की शान बनने के काबिल है। उसने डॉक्टर से अपना पैर काटने के लिए भी कहा ताकि उसके मिशन में कोई रुकावट न आए। जब सब चले गए तो जो ने उनकी बातचीत सुन ली और तुरंत कार्ल को डांटा और उसकी जबरदस्त इच्छा का विरोध किया। वहाँ कार्ल को ये मुश्किल हो रही थी कि उसे अपना सपना छोड़ देना चाहिए और एक छोटे परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए या अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। आखिरकार उसने सर्जरी से ठीक होने के दौरान फिर से अपने सपने का पीछा करने का फैसला किया। उसने प्रैक्टिस करते समय सिर्फ एक पैर पर जीने की आदत डालनी शुरू कर दी। चीफ अंदर आता है और कहता है कि कल जब उसने कार्ल के बारे में खबर पढ़ी तो उसे लगा कि उन दोनों की किस्मत एक जैसी है, यानी वे दोनों इसलिए गिर गए थे क्योंकि वे अब और डाइव नहीं कर सकते थे। लेकिन एक पुराने टीचर के तौर पर वो जानते थे कि चीफ की नजर में कार्ल कौन है। कार्ल एक ऐसा आदमी है जो कभी हार नहीं मानता। फिर उन्होंने वादा किया कि वह नेवी अधिकारियों को उसे डाइविंग में वापस आने देने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। वो ऑपरेशन के बाद ठीक होने में भी उसकी मदद करेंगे। कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया है। नेवी में कार्ल की किस्मत तय करने का पक्का इरादा था। बदकिस्मती से दरवाजे पर एक गार्ड ने चीफ को कोर्टरूम में अंदर जाने से रोक दिया। जब कार्ल ने कुछ सवालों के जवाब दिए, कैप्टन हैंक्स ने एक गार्ड को वेटसूट लाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कार्ल को चैलेंज दिया कि अगर वो 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले वेटसूट में 12 कदम चल सकता है तो वो उसे फिर से डाइवर बनने देंगे। कमरे के बाहर चीफ ने गुस्से में गार्ड को अंदर आने दिया। आखिरकार डर के मारे गार्ड ने चीफ को कोर्टरूम में जाने दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया कि बड़े अधिकारी कार्ल को पीछे से 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाला वेटसूट पहनने के लिए कह रहे थे। कार्ल की पत्नी और उसका बेटा अभी अभी अपने पिता का संघर्ष देखने आए थे। चीफ ने बड़े अधिकारियों से नरमी बरतने को कहा और समझाया कि आम लोगों को इतने भारी वेटसूट में चलने में मुश्किल
मुश्किल होती है। कार्ल की तो बात ही छोड़िए, लेकिन कार्ल ने चीफ को भरोसे के साथ भरोसा दिलाया कि वो साबित कर देगा कि कमी किसी के सपने को पूरा करने में रुकावट नहीं है। अपने स्टूडेंट्स का पक्का इरादा देखकर चीफ ने कार्ल के फैसले का साथ देने का फैसला किया। फिर सब कुछ तैयार होने के बाद वो खड़ा हुआ और अपने 12 कदम चलने लगा। 1 2 3 4। अरे भगवान, कुकी अपनी गांड हिलाओ, मुझे चाहिए मेरा 12-9 नेवी डाइवर। अब तुम इस लाइव कुकी को रिपोर्ट करो। कार्ल की कोशिशों को देकर कैप्टन हैंक्स और सभी बड़े अधिकारियों ने आखिरकार अपने 12 कदम पूरे करने का फैसला किया। कार्ल के नेवी डाइवर्स में वापस शामिल होने पर सहमत हुए। अचानक पूरी ऑडियंस खड़ी हो गई और जश्न के बीच कार्ल के संघर्ष को देकर हैरानी से तालियां बजाने लगी। चीफ को लगा कि एक टीचर के तौर पर उनकी ड्यूटी पूरी हो गई है। फिर वो चले गए और उस ब्लैक स्टूडेंट को आखिरी सलाम किया जिसने उन्हें जिंदगी का एक कीमती सबक सिखाया था, यानी अपने सपनों को पूरा करने का पक्का इरादा।